हेलो। हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताया गया है और ये धारा 3 से लेके 50 तक है। अगर एक लाइन में इसको कहें तो जैसे कोई किसी रिलीवेंसी किसी को कोई जांच करने का कोई स्केल होता है, तो उसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई फैक्ट रिलीवेंट होगा या नहीं होगा, उसका ये चैप्टर सेकंड जो है क्या है, एक स्केल है, एक पैमाना है। अगर धारा 3 से 50 तक कोई भी फैक्ट इन धाराओं में रिलीवेंट है, तब हम उसको रिलीवेंसी के रूप में लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। नाउ सेक्शन 3 जो कहता है, वो कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट। उन्होंने कहा देखिए, साक्ष्य हमेशा विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों का दिया जाएगा, कि फैक्ट एंड इशू का दिया जाएगा या रिलीवेंट फैक्ट का दिया जाएगा। कहता है एविडेंस में बी गिवन इन एनी स्टेट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू and such other fact are herein declared to be relevant and of no others। उन्होंने कहा देखिए, साक्ष्य के अंतर्गत उन्हीं तथ्यों को लाया जाएगा जो क्या है, फैक्ट इन इशू है, विवादक तथ्य है, या फिर किसी भी तरीके से रिलीवेंट है। कहाँ रिलीवेंट है, कह रहे हैं फैक्ट आर हेयर इन आफ्टर, क्या कर रखे हैं, डिक्लेयर टू बी रिलीवेंट, जिनको हमने क्या है, सुसंगत घोषित कर रखा है, रिलीवेंट घोषित कर। नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे। दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट विच इज द disentangled टू प्रूव एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। उन्होंने कहा देखिए, ये धारा किसी भी व्यक्ति के लिए साक्ष्य देने के लिए या फैक्ट देने के लिए क्या नहीं कर देता, अप्रूव नहीं कर देता, कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता में जिसके लिए मनाही कर रखी है कि उस तरीके का साक्ष्य नहीं दे सकते। जैसे इसमें लिखा है, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन, किसी को सक्षम नहीं बना देता क्या, टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट विच इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, जो सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी तरीके से क्या कर रखा है, मना कर रखा है। नाउ इसके उदाहरण की चर्चा करेंगे हम लोग। उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि पहला है, इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ पी बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। यहाँ पर ए का विचारण है बी की हत्या के लिए, और उसने क्या करा, पीट कर हत्या करी है, किसी छड़ी से पीट कर उसकी क्या कर दी, हत्या करने का, या लाठी से हत्या करने का आरोप है। तो इसमें जो रिलीवेंट फैक्ट होंगे, क्या क्या रिलीवेंट होगा, तो पहला इन्होंने देखा, एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट आर इन इशू, क्या क्या फैक्ट इशू होंगे। तो उन्होंने कहा, एज बीटिंग विद वी द क्लब, जो लाठी से या डंडे से या छड़ी से जो पीटना कहा गया है, वो क्या होगा, फैक्ट इन इशू होगा। दूसरा, ए कॉजिंग वीज डेथ बाई सच बीटिंग, और ए के द्वारा बी, ए कॉज वीज डेथ, बी ने हत्या कारित कर दी, कैसे, पीटने से हत्या होगी। और एज इंटेंशन टू कॉज बी डेथ, और ए की क्या थी, मनोदशा थी, मृत्यु कार्य करने का आशय था। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, फैक्ट इन इशू होंगी। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है जो एक्सप्लेनेशन संबंधित है, कह रहे, ए स्वेटर डज नॉट विरिंग विद हिम एंड हैव इन द रेडीनेस फॉर द प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस ए बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज, दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल टू हिम प्रोड्यूस द बॉन्ड or prove its content at a subsequent stage of the proceeding।
otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure 1908। और देखिए किसी बाद में यदि कोई व्यक्ति कोई बॉन्ड है, और मैं इसका हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ, कह रहे हैं एक बात करता अपने साथ एक साथ वह बंधपत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं रखता, यह धारा उसे समर्थ नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुसार से अन्यथा वह उस कार्रवाई के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंधपत्र को प्रस्तुत कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। तो जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसी से कनेक्ट ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर जो आपको पहले मौका दिए रखा है, अगर आप वो पहले लेके नहीं आए हैं और कोई मामला चल रहा है तो बाद में उसको साक्ष्य अधिनियम ऐसा अलाउ नहीं करता कि कभी भी आप दे दोगे। तो फिर अगर आपको सीपीसी अलाउ करती तो आप ला सकते हो, अदरवाइज सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उसको लेके नहीं आ सकते। इस तरीके से हमने धारा 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और इसमें हमने जाना कि फैक्ट में बी गिवन फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। न्यायालय के समक्ष हमेशा फैक्ट इन इशू जो है वो लाए जाएंगे और रिलीवेंट फैक्ट लाए जाएंगे, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं हम कंसीडर कर सकते। यहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने एक सब चैप्टर बनाया है क्लोजली कनेक्टेड ऑफ फैक्ट। ये जो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट है ये 4 से लेके 14 तक हम लोग इसको देखेंगे। ये 4 से 14 तक जो है क्लोजली कनेक्ट फैक्ट से संबंधित है। इसको इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। इसमें पहला 4 है और 4 है। क्लोजली किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, क्लोजली कनेक्ट के बारे में बताया गया। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, जो सेक्शन 3 है वो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 हुआ करता था जो इस तरीके की चीज़ों को डील करता था। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 4 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो इसको ऐसे ही याद रखना है कि ये क्या है, सेम ट्रांजेक्शन से संबंधित है। जो पहले धारा 6 हुआ करती थी अब धारा कितनी हो गई है, 4 हो गई है सेम ट्रांजेक्शन से संबंधित। और इसमें एक और सिद्धांत है जिसे रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं, रेस जेस्टे कहते हैं। अच्छा नाउ वी डिस्कस क्या है इसमें। फैक्ट विच था नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू और irrelevant fact as to form a part of same transaction are relevant whether they are occurred at the same time and place or at different time and different place। देखिए अभी हमने ऊपर चर्चा की सेक्शन 3 में, उसमें बताया कि हम हमेशा फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट को ला पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि फैक्ट विच था नॉट इन इशू, वो तथ्य जो इशू नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, लेकिन वो क्या है, फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है और रिलीवेंट फैक्ट है एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, और उसी श्रृंखला का, उसी सेम ट्रांजेक्शन का, उसी इसको हिंदी में कहेंगे उसी आवली का, उसी संव्यवहार का क्या है, भाग है। तो वेदर दे आर एक्वर एट द सेम टाइम, चाहे वो उसी समय घटित हुए हैं और उसी प्लेस पे हुए या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे हुए, फिर भी हम उनको क्या मानेंगे, फैक्ट इन इशू में रिलीवेंट मानेंगे, उस मामले में रिलीवेंट मानेंगे। देखो इसमें और उसमें सिर्फ ये अंतर है, ये रूल ऑफ रेस जस्टे भी है, इसको कहते हैं रूल ऑफ रेस जस्टे। ये पहले धारा 6 हुआ करती थी। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे फिर इसको और डिटेल में जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर बी बाय बीटिंग हिम, व्हाट एवर सेड और डन बाय ए और बी और बाय द बाई स्टैंडर्ड्स एट बीटिंग और so shortly before or after it is as to form part of transaction is a relevant fact। जैसे ए ने बी की हत्या करी, पीट कर हत्या की, तो क्या होगा उस मामले में,
व्हाट एवर सेड, उस समय जो कुछ भी कहा गया, और डन बाई ए और बी, ए और बी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया या किया गया, और बाई स्टैंडर एट द मीटिंग, और जो वहाँ पर खड़े हुए लोग थे उनके द्वारा क्या है बोला गया कहा गया, आर शॉर्टली बिफोर आफ्टर इट्स, उसके तुरंत बाद या उससे तुरंत पहले क्या होगा, इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो उसी संव्यवहार का क्या होंगे, भाग होंगे, और इज ए रिलीवेंट फैक्ट, ये रिलीवेंट फैक्ट होगा। जैसे कहीं झगड़ा हो जाता है और किसी ने अचानक जाके किसी पे हमला कर दिया, अब वो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो वहाँ के लोग भी उनको बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बचाओ बोला और ये सब वहाँ पर लोग खड़े थे, उन्होंने जो शब्द कहे या उन्होंने जो चीज़ें देखी, वो सारी की सारी क्या होंगी, रिलीवेंट होंगी, उनके द्वारा कही हुई बात, उनके द्वारा बोली गई बातें। दूसरा, इसमें मेन ध्यान ये रखना है कि वो सीरीज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो सेम उसी समय या उससे पहले या उसके बाद का भाग होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, ए इज एक्यूज ऑफ द वेगिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक अभियुक्त है इस बात का कि उसने भारत सरकार के विरुद्ध क्या छेड़ा, युद्ध छोड़ा है, बाई टेकिंग पार्ट इन आर्म इंसुरेशंस इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ इज डिस्ट्रॉयड। उसने क्या करा, भाग लिया है और प्रॉपर्टी को क्या करा है, डिस्ट्रॉयड किया है किसी भी तरीके से। तो इसमें ये कहते हैं, कहा एक सशस्त्र युद्धों में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज पर आक्रमण किया जाता और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे उन सभी में उपस्थित ना रहा। उन्होंने कहा देखिए ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उपस्थित था या नहीं था। तो इज एक्यूज ऑफ waging war against the government of India by taking part in armed insurrection in which the property is destroyed, troops are attacked, and jail are broken. The occurrence of these facts is relevant as form part of general transaction, though A may not have been the present at all of them. चाहे ए उन सभी मामलों में उपस्थित रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन अगर ये सारे काम हो रहे और एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम सम व्यवहार के भाग है, सेम ट्रांजेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इससे कनेक्ट मानेंगे, ये फैक्ट इन इशू में आएगा और रिलेवेंट होगा। नाउ सेक्शन वो सॉरी उदाहरण सी क्या कहता है, ए सी बी फॉर लाइबल ऑफ कंटेन ए लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कोरेस्पोंडेंस लेटर बिटवीन द पार्टी रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट out of which the label arouse and forming part of corresponding in which it is contained are relevant fact how they do not contain the label itself। उन्होंने कहा देखिए अगर कोई मामला इसका कहा एक पत्र में जो किसी पत्राचार का भाग है अंतर्निष्ठ अपमान लेख के लिए खापर बादल आता है, जिस विषय में अपमान लेख उद्धृत हुआ है उससे संबंधित पक्षकारों के बीच जितने पत्र उस पत्राचार के भाग हैं जिसमें वह अंतर्विष्ट है वे सुसंगत होंगे, चाहे उनमें से वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो। तो उन्होंने कहा देखिए जितना भी पत्राचार हुआ उस दौरान तो वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, रिलीवेंट माने जाएंगे और हम उनके लिए कंसीडर करेंगे। तो देखिए इसमें हमें सिर्फ धारा 4 में एक बात याद रखनी है, वो ये है इसको रेस्जेस्टे का रूल भी कहते हैं, सेम ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, और दूसरा ये क्या है उसी संव्यवहार का भाग होना चाहिए, चाहे उससे पूर्व या बाद में, तुरंत शॉर्टली, ये वर्ड आया है यहाँ पर शॉर्टली। तो इसमें क्या है ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमने धारा 4 के बारे में डिस्कस करा विस्तार से। नाउ वी डिस्कस, अच्छा इसमें एक चीज़ और, ये जो है ना धारा 4 पहले धारा 6 हुआ करती थी, भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 का जो था उसमें। तो अब हमें इसको याद रखना है कि ये 4 में कंसीडर हो गई है, अब ये 4 हो गई है। धारा 5, फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। उन्होंने कहा देखिए तथ्य, वे तथ्य जो विवादक तथ्य हैं उन पे क्या है
तत्वों के प्रसंग, हेतु और परिणाम है, वो क्या होंगे, रिलीवेंट फैक्ट होंगे नहीं। तो उन्होंने कहा फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू or which constitute the state of things under which they happen or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। हम लोग अब धारा 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 5 है वो बताता है कि फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट और फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। कहते हैं फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। देखिए हमने अभी जब सेक्शन 3 स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि फैक्ट एंड इशू और रिलीवेंट फैक्ट के लिए कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्लोजली फैक्ट है, अभी हमने सब सेक्शन सब चैप्टर बताया था ना, फैक्ट क्लोजली कनेक्टेड। तो इसमें धारा 4 से लेकर 14 तक जो जितने भी सेक्शंस है उनमें ये मान के चलेंगे कि ये क्या है, उस घटना से बहुत क्लोजली कनेक्ट है। किस तरीके से, जैसे पहला है, हाँ इसमें क्या चीज़ है हमें ध्यान रखना है। एक तो ओकेजन का मतलब है अवसर, कॉज का मतलब है कारण, इफेक्ट प्रभाव, क्या हो, फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। किस तरीके से, जैसे पहला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू ए फेयर विद मनी in his possession and that he showed it or mention the fact that he had it or to third person are relevant। उन्होंने कहा देखिए अगर कहीं प्रश्न ये है कि ए बी को क्या करा है, लूट हुई है, रॉब्ड किया है, लूट हुई, द फैक्ट दैट, कौन से फैक्ट, कि शॉर्टली बिफोर, इस घटना से पूर्व क्या हुआ था, बी वेंट टू फेयर, बी कहाँ गया था, बी गया था मेला, विद मनी इन हिज पोजेशन, और उसके क्या था, कब्जे में क्या था, पैसा था, एंड दैट्स ही सोड इट, और उसने वो दिखाया था, और मेंशन द फैक्ट ही हैड इट, और ये फैक्ट भी मेंशन होगा कि वो उसके पास रखता था, टू द थर्ड पर्सन आर रिलेवेंट। तो ये बात सिद्ध करने के लिए थर्ड पर्सन क्या है, क्या होगा, रिलेवेंट होगा। इसका एक हिंदी वर्जन है हमारे पास, पता है। प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा, वे तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया था और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया था, या उनसे इस तथ्य कहा कि उसके पास धन ने उल्लेख किया था। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रिलीवेंट होंगी। देखिए लूटने के लिए किसी को मौका दे दिया ना, आपने दिखा दिया हमारे पास तो पर्स है, पैसे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी, marks on the ground produced by the struggle at or near the place where the murder was committed are relevant fact। देखिए प्रश्न ये है कि ए ने बी की हत्या की है, तो क्या इसमें रिलीवेंट होगा, मार्क्स ऑन द ग्राउंड, उस जहाँ पर भी ये घटना घटित हुई है, एक्वेरेंस ने क्या किया, घटित हुई है, हैपेंड हुई है, वहाँ पर जो चिन्ह है, जो उसने स्ट्रगल किया उससे बचने के लिए, वो सारी चीज़ें, स्ट्रगल मतलब है कि उसने अपना बचाव किया होगा तो कोई चिन्ह बन गया होगा, कोई चीज़ मिट्टी में मान लो झगड़ा हुआ है तो कोई निशान बन गए होंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलीवेंट होंगे। और नियर एट द प्लेस, उस जो स्थान है उसके आसपास, द मर्डर वाज कमिटेड, जहाँ पर हत्या कारित की थी, आर रिलीवेंट फैक्ट। तो ये क्या है, ये प्रभाव छोड़ रहे हैं, जो इसमें एक वर्ड आया है इफेक्ट, तो ये क्या है, इफेक्ट है उस स्ट्रगल का, उस घटना का। उदाहरण सी, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, द स्टेटेड बीज डेथ बिफोर द सिम्टम ऑफ द स्क्रिप्ट टू पॉइजन एंड हैबिट ऑफ बी नोन टू ए
which offered an opportunity for the administration of wise or relevant fact। उन्होंने कहा था कि ए ने बी की जहर दे के हत्या की है, ये मामला है। तो इसमें द स्टेट ऑफ हेल्थ बिफोर द सिम्टम, उसकी जो सिम्टम देखे जाएंगे। सिम्टम का मतलब है कि उसके लक्षण क्या आ रहे थे, क्या जहर के लक्षण थे, क्या जहर देने से मृत्यु हुई है, तो उसमें सिम्टम देखे जाएंगे। और दूसरा, बी की वो आदतें जिनमें ए को मौका था जहर देने का, क्या वो ये जानकारी रखता था। एंड हैबिट ऑफ बी नॉन टू ए, जो ए जानता था, क्या विच ऑफर एन अपॉर्चुनिटी फॉर एडमिशन ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, जो क्या जहर को दे सकने का मौका था, उसे अवसर था। तो इस बात का प्रश्न ये है कि क्या का ने खा को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खा के स्वास्थ्य की दशा और का को ज्ञात खा की वे आते हैं जिनमें विष देने का अवसर मिला हो सुसंगत, मतलब वो मौके कि हम इसको किस में मिला के जहर दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ये खाता है, तो इसके बारे में भी उसे जानकारी हो, तो ये सारे के सारे फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। तो इस तरीके से हमने धारा 5 में ये देखा कि फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट होंगे। तीनों एग्जाम्पलों को समझा। और ये पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसकी धारा 7 हुआ करती थी, अब ये धारा 5 हो गई। तो यहाँ पर ये जो रिलीवेंट फैक्ट्स हैं इसको इन्होंने मार्जिनल हेड में क्या करा है, जोड़ा है, ऐड किया है। और इसमें जो सेक्शन 4 है वो मोर क्लेरिफाई करने के लिए ऐसा किया गया। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है, धारा 6 कहती है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। किसी भी घटना का मोटिव देखा जाएगा, और प्रिपरेशन देखी जाएगी, तैयारी देखी जाएगी, और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखा जाएगा। उसका पूर्व का क्या व्यवहार था, पश्चात उसका क्या व्यवहार था घटना के, ये सारी चीज़ भी क्या होंगी, कंसीडर की जाए। ये धारा 6 बताती है। कहती एनी फैक्ट इज रिलीवेंट विच सोज और कंस्टिट्यूट ए मोटिव और प्रिपरेशन ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। उन्होंने कहा कोई भी फैक्ट जो ये शो करता हो, कंस्टिट्यूट करता हो, क्या कंस्टिट्यूट करता हो, मोटिव, प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट। उन्होंने किसी भी फैक्ट इन इशू का और रिलीवेंट फैक्ट का। दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person an offence against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influence or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was the previous or subsequent thereto। देखो इसका हिंदी वर्जन में आप लोगों को बताता हूँ कैसे। पहले सब क्लॉज 1 का देख लें। कहते हैं कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता सुसंगत होगा। कहना हेतु बताता है या तैयारी बताता है वो सुसंगत होगा। सेकंड कहता है किसी बात या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ताओं ऐसे बात या कार्रवाई के बारे में उसमें विवादक तथ्य या उसके सुसंगत तथ्य किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है सुसंगत है यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का हो, तो ये सारे क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। तो देखिए इसमें ये कहा है कि किसी भी पार्टी का कंडक्ट या उसके एजेंट का कंडक्ट किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान, चाहे वह पश्चात का कंडक्ट हो, पहले का कंडक्ट, पहले का व्यवहार हो या घटना के बाद का व्यवहार हो, वो सारे के सारे क्या किए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे और उनको माना जाएगा। दूसरा ये भी जानेंगे कंडक्ट जो है उनका कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है उस चीज़ को, कितना
प्रभावित करता है उस मामले के लिए। तो इसके बारे में सब क्लॉज 2 में ये जानकारी दी है। नाउ दो एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है द वर्ड कंडक्ट। कंडक्ट क्या कह रहे हैं? इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड द स्टेटमेंट अनलेस दोज स्टेटमेंट accompany and explain acts other than the statement, but this explanation is not to affect the relevancy of statement under any other section of this अधिनियम। को अगर देखिए इसके अंतर्गत दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंटों को इंक्लूड नहीं करता अनलेस दोज स्टेटमेंट accompany and explain the act, जो उस तथ्य के लिए क्या कर रहे हों, सहायता प्रदान ना कर रहे हों, उसको बता नहीं रहे हों, अदर देन द स्टेटमेंट, अन्य के अलावा। व्हाट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट अफेक्ट द रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, और ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो वर्ड कंडक्ट है, ये क्या है, कोई प्रभाव नहीं डालती किस पर, अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस अधिनियम, इस अधिनियम की किसी अन्य धारा पर कोई प्रभाव नहीं डालती। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रिलेवेंट। उन्होंने कहा देखिए इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरताओं में किसी किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत हो, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा कि अगर कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलीवेंट, अगर उसका आचरण ही क्या है, सुसंगत है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में कोई क्या बात कही गई है, विच अफेक्ट सच कंडक्ट, तो वो क्या है, उसका प्रभाव रखती है उसके आचरण को और रिलीवेंट। अब हम इसको विस्तार से इसके उदाहरणों के मामले से समझेंगे। जैसे ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी, ए का विचारणा चल रहा है बी की हत्या के लिए। द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, फैक्ट ये आया कि ए ने मर्डर सी, दैट बी न्यू, that B knew that A murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public or relevant। उन्होंने कहा देखिए अगर कभी ये मामला आता है आपके समक्ष कि किसी भी मामले में खा की हत्या के लिए का का विचारण किया जा रहा है और ये तथ्य कि का ने गा की हत्या की है, जिसको खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है और खा ने अपनी इस जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देकर का से धन दबित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत होगा, रिलेवेंट होगा। देखिए यहाँ पर इसको एग्जाम्पल को सीधा सा समझे। जैसे किसी ए ने कोई पूर्व में हत्या कर जिसकी जानकारी बी रखता था और बी क्या कहता था, उसको धमकी देता था कि अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं ये तेरी बात पब्लिक कर दूंगा। ए ने कहा अच्छा, ए ने बी को ही निपटा दिया। तो इस मामले में कोर्ट के सामने बी की तरफ से अगर ये तथ्य लाया जाता है कि बी की हत्या ए ने इस मोटिव से की थी क्योंकि बी नॉलेज रखता था कि ए इससे पूर्व भी सी की हत्या कर चुका है, तो दैट इज द कनेक्टेड है, ये कंडक्ट है, उसका आचरण बता रहा है और वो किस तरीके से चीज़ों को कर रहा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। तो ये क्या थी, ये हमने धारा 6 में पढ़ रहे हैं, हेतु तैयारी और पूर्व और पश्चात का आचरण, इसका क्या था। एग्जाम्पल फर्स्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है ए सुई बी अपॉन ए बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाई द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलाइज टू बी मेड बी रिक्वायर मनी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज इररिलेवेंट। इसमें कहते हैं का बंधपत्र के आधार पर
के आधार पर धन के संदाय के लिए खा पर बाध लाता है। खा इस बात से इनकार करता है कि उसने बंधपत्र लिखा है। यह तथ्य कि उस समय जब बंधपत्र लिखा जाना अवगत था, खा को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन की आवश्यकता थी, सुसंगत हो। उन्होंने कहा देखिए, सीधे सीधे दो लोगों का एक मामला है पैसे को लेकर कि आपने पेमेंट लिया है, पैसा लिया है, और वो मना करता है कि हमने पैसा नहीं लिया है। तो ये तथ्य भी सामने लाया जा सकता है, जिस समय पैसा लिया गया था उस समय आपको इस काम के लिए आवश्यकता थी। तो ये बात क्या होगी, रिलीवेंट होगी, और इसको कंसीडर किया जाएगा कि जो मनी था उसका पर्टिकुलर पर्पज क्या था। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई। नाउ सी, A is tried for murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is irrelevant. देखिए, ए पर क्या है, ए ट्राई किया जा रहा है मर्डर ऑफ बी, बी की हत्या के लिए, और वो हत्या कैसे की गई है, जहर देकर। उसमें ये तथ्य, द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, बी की हत्या से पूर्व ए प्रिक्यूर पॉइजन, इन्हें उसी तरीके का क्या जहर लिया था, खरीदा था, प्रिक्योर किया था, सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्ट्रेड टू बी, जो बी को दिया गया, इज रिलीवेंट फैक्ट। ये क्या होगा, रिलीवेंट फैक्ट होगा, और इसको मानेंगे। ये लिखा है हिंदी में, विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए खा का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि खा की मृत्यु के पूर्व का ने खा को दिए गए विष के जैसा विष उत्पाद किया था, क्योर किया था, प्राप्त किया था। ठीक, नाउ बी डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल डी। द क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द बिल ऑफ ए। कहीं पर अगर ये प्रश्न आता है कि अमुक दस्तावेज ए की बिल है, तो क्या क्या चीज़ें रिलीवेंट होंगी। द फैक्ट दैट not long before the date of Eli's bill, he made inquiry into the matter to which the provision of the Eli's bill relate, that he consult advocate a reference to making the will, and that he caused draft or other will to be the prepare of which he did not approve, are relevant fact। देखिए, अगर कोई बिल से संबंधित कोई मामला आता है और वहाँ पर ये प्रश्न आता है कि बिल जब ये बनाई गई थी दौरान, तो उस समय उसने अन्य अधिवक्ताओं से भी इस बिल के बारे में संपर्क किया था, कंडक्ट किया था कि हम भाई एक बिल बनवाना चाहते हैं। तो ये कंसल्ट जो किया है बाकी अधिवक्ताओं से, ये कंसल्टेंस भी क्या होगा, रिलीवेंट होगा, और हम इसके लिए क्या मानेंगे, रिलीवेंट यहाँ पर मानेंगे। अब नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल ई। क्या है, इज एक्यूज ऑफ ए क्राइम। ये क्या है, किसी अपराध का क्या है, अभियुक्त है। द फैक्ट दैट आइदर बिफोर और एट द टाइम और आफ्टर द एलाइज क्राइम, क्या उस घटना से पूर्व या घटना के समय या घटना के बाद क्या करता है, ए प्रोवाइडेड एविडेंस विच टेंड टू गिव टू द फैक्ट of the case and appearance of favorable to himself। साक्ष्य के लिए क्या करता है, इस तरीके से संयोजित करता है जो उसके फेवरेबल दिखाई देते हो। और क्या कहता है, और दैट ही डिस्ट्रॉयड और कंसील द एविडेंस, और साक्ष्य के लिए क्या कर देता है, छुपा देता है और नष्ट कर देता है। और प्रिवेंट द प्रेजेंस, और अपनी जो उपस्थिति है उसके लिए क्या करता है, प्रिवेंट करता है, अपने आप को छिपाता है। और प्रिक्यूर द अब्सेंस ऑफ पर्सन, या फिर छुपाने का क्या करता है, उस व्यक्ति के लिए प्रयास करता, हु माइट हैव बीन द विटनेस, जो गवाह हो सकता था। और अफसोर्ड द पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, और झूठे तथ्य गढ़ने की क्या करता है, कोशिश करता है। रेस्पेक्टिंग इट आर रिलीवेंट, वो सारे की सारी बातें क्या होंगी, रिलीवेंट होंगी, और उसका कंडक्ट और इस तरीके की सारी चीज़ों को कोर्ट कंसीडर करेगा और मानेगा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई व्यक्ति
किसी अपराध को घटित करने के समय या घटित करने से पूर्व या बाद में अपनी स्थिति में जो भी बदलाव लाता है वो सारे के सारे बदलाव, या साक्ष्य के साथ जो भी छेड़छाड़ करता है वो सारी की सारी बातें क्या होती हैं, रिलीवेंट होती हैं और वो न्यायालय में लाई जा सकती है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल एफ। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। ए ने बी के क्या किए, लूट किए। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड बी सी सेड इन इज प्रेजेंट। आफ्टर बी वाज रॉब्ड, बी जब लूट गया, सी सेड इन ए प्रेजेंट, सी ने कहा कि ए क्या था, उपस्थित था। द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएट आफ्टर ए रन अवे आर रेलिवेंट। देखिए कहीं कोई लूट हो गई और लूट के बाद में सी सेड ए प्रेजेंस, सी ने कहा कि ए था और क्या हुआ, उसके बाद वहाँ से क्या, इमीडिएटली ये था तो इमीडिएटली आफ्टर पुलिस आर कमिंग, क्या कह दिया, द पुलिस आर कमिंग लुक फॉर द पर्सन, उस आदमी को देखने पुलिस आ रही है। ये बात क्या कह दी, हु रॉब्ड बी, जिसने बी के साथ लूट किया। एट द इमीडिएट एंड आफ्टर वार्ड ए रन अवे, ए भाग गया, आर रिलीवेंट, जैसे कहीं पर लोग खड़े थे, बी के साथ लूट की घटना हो गई। अब इसमें एक तीसरा व्यक्ति है सी, उसने कह दिया कि बी के साथ जो लूट हुई है उसमें पुलिस आ रही है और उसे ढूंढ रही है जिसने बी को लूटा। ये बात सुनकर ए भाग गया। तो ये जो उसका पूर्व का कंडक्ट है, पश्चात का कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, ये क्या है, रिलीवेंट है कि भागे क्यों। गांव में कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आपने कुछ किया नहीं था तो भागे क्यों, तो ये बात क्या होगी, रिलीवेंट होगी और यहाँ पर इसकी रिलीवेंसी बनती है। नाउ वी डिस्कस जी उदाहरण। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाओ बी 10,000 rupees. The fact that A asked C to lend him money and that D said to C A's presence and hearing, I advise you not to trust A, for A he wore B 10,000 rupees and that A went away without making any answer are relevant fact. देखिए यहाँ पैसे मांगने वाली बात है, इसको इस एग्जाम्पल को थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। ए बी से क्या करता है, पैसे लेता है, पैसे मांगता है, बी उसको देने को तैयार हो जाता है। एक तीसरा व्यक्ति होता है, वो कहता है देखिए इस पर भरोसा मत करना, ये पैसे लेने के बाद पैसे लौटाता नहीं है। अब ये बात सुनकर जो पैसे लेना चाह रहा था वो वहाँ से चला गया बिना आंसर दिए। तो ये फैक्ट क्या है, रिलीवेंट है। इसका मतलब उसको प्रतिवाद करना चाहिए था कि भाई मैंने कब नहीं लौटाया, मैंने कब पैसा नहीं दिया। तो ये भी बात क्या होगी, रिलीवेंट होगी। मैं इसका एक हिंदी वर्जन आपको पढ़ दे रहा हूँ। ये कहते हैं प्रश्न ये है कि क्या खा के प्रति का 10,000 रुपये का देनदार है, उस पर क्या 10,000 रुपये आ रहे हैं। यह तथ्य कि का ने गा से धन उधार मांगा और गा ने और मांगा कि घा ने गा से का की उपस्थिति में सर्वगोचर में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम का पर भरोसा मत करो क्योंकि वह खा के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है। और का कोई उत्तर ना दिए बिना चला गया। सुसंगत हुआ, उन्होंने कहा देखो मेरे लिए रखे वो नहीं दिए और आप दे रहे हो, आप भी फंस जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो बिना किसी उत्तर के चला गया तो ये बात क्या होगी, रिलेवेंट होगी। देखिए हिंदी और इंग्लिश में है वही, लेकिन जो शब्दों का उच्चारण है या जो भाषा है वो तो हिंदी में थोड़ी क्लिष्ट है। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें प्रयास ये हो कि हमारी जो भाषा है लॉ की वो बाइलिंगुअल, लगभग दोनों भाषाओं पे हमारी पकड़ हो, जिससे क्या है कानून बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। किसी उदाहरण को समझने के लिए दोनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी, क्योंकि देखिए जो प्राइमा फेसी जो हमारे जो कानून बने हैं या ड्राफ्ट हुए वो सब इंग्लिश में हुए हैं और इंग्लिश में लोगों ने किए, तो उनकी भाषा इतना बदलाव होने के बाद में भारतीय साक्षर अधिनियम हो गया, 2023 हो गया, लेकिन भाई डिट्टो वही एग्जाम्पल वही उदाहरण दिए, कहीं कहीं कुछ माइन्यूटली चेंज करा, अदरवाइज कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेज इनका हुआ नहीं है।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कानून पढ़ने के लिए थोड़ा भाषा पे तो ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ एच उदाहरण, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम, द फैक्ट दैट ए absconded after receiving a letter warning A that the inquiry was being made for the criminal and content of letter are relevant। उन्होंने कहा देखिए ए ने कोई अपराध कारित किया है, और फैक्ट दैट ए abscond, ये क्या है, भागा हुआ है। abscond आफ्टर रिसीविंग ए लेटर वार्निंग ए, जैसे ही वार्निंग लेटर मिला ए के लिए, द इंक्वायरी वाज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल, क्रिमिनल के बारे में क्या है, जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है। एंड कंटेंट ऑफ द लेटर आर रिलीवेंट, तो जो उसका पत्र का जो कंटेंट है वो रिलीवेंट होगा, और उसको हम क्या मानेंगे, रिलीवेंट मानेंगे। प्रश्न यह है कि क्या का ने अपराध किया है, तथ्य ये का एक पत्र पाने के पश्चात जिसमें का को चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया, और उस पत्र की अंतर्वस्तु सुसंगत है। लेटर मिला कि भाई जांच चल रही, अब वो इनका ये लेटर देख के क्या हो गए, गायब हो गए। तो ये बात जो कंटेंट होगा उस लेटर का, वो क्या माना जाएगा, रिलीवेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से ये हम इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको देखेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, रिलीवेंट होंगी। और ये किससे संबंधित है, ये उनका पश्चावर्ती किस तरीके का उनका मोटिव है, कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है, प्रीवियस कंडक्ट क्या है, क्या प्रिपरेशन, इसके बारे में। तो इस तरीके से हमने धारा 6 के बारे में डिस्कस किया। अगले अभी हमने 3 से 6 तक पढ़ा है, आगे हम 6 से 14 तक, या बीच में और एक छोटा चर्चा में इन सारे फैक्टरों को एक साथ क्लियर करेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से ये रिलेवेंसी या कनेक्टेड वाले फैक्टरों को किस तरीके से पढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन, कहते हैं 7। देखिए इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं ये चाहूँगा कि अन्य जो उदाहरण हैं उनको भी आप एक बार देख लें और समझ लें, क्योंकि ये सारे के सारे उदाहरण इसी धारा पर आधारित हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि मैंने इस पर चर्चा की कर ली और आप लोगों के समझ में भी आया हो। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 7, धारा 7, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। देखिए ये धारा जो 7 है, वो पहले धारा जो है वो 9 हुआ करती थी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 हुआ करती थी, और ये 7 हो गई है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि एक फैक्ट इन इशू और ये शब्द क्या है, नया जोड़ा गया। दूसरा इसको याद करने का तरीका है कि ये जो है ना एक प्रचलित शब्द है, शिनाख्त, लोकल भाषा में कहते हैं कि शिनाख्त होगी, शिनाख्त की जाएगी। तो शिनाख्त परेड जो है, TIP, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, वो इसी में परफॉर्म होता है, इसी में किया जाता है। कैसे, इसमें लिखा है ना हेडिंग में, एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट। क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या है, TIP परेड जो है, शिनाख्त परेड है, वो धारा 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 में डिस्कस की गई है। इसको डिस्कस करते हैं। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन or introduce a fact in issue or relevant fact or which support or revert an inference suggested by a fact in issue or relevant fact or which stabilize the identity of anything, person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which shows the relation of parties by whom any such of fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for that purpose। तो हम इनके लिए क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे।
अब इसमें हम पहला ही उदाहरण क्लियर समझते हैं कि क्या है। तो हमने जान लिया कि ये शिनाख्त के मामले से है, ये मामला पूरा टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। और दूसरा, इसमें जो फैक्ट होंगे वो किसी घटना के लिए क्या कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे या सजेस्ट कर रहे होंगे या इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। जैसे पहला उदाहरण है, द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द बिल ऑफ ए। प्रश्न ये है कि दिया गया दस्तावेज ए की क्या है, बिल है। द स्टेट्स of A's property and of his family at date of Eli's will may be relevant fact। तो उसके अंतर्गत उसकी जो प्रॉपर्टियां हैं, संपत्तियां, और उसकी जो फैमिली है, उनकी क्या स्थिति थी। स्टेट ऑफ A's प्रॉपर्टी एंड हिज फैमिली, डेट ऑफ Eli's will may be relevant। तो ये बात क्या होगी, सुसंगत होगी कि उस समय उन लोगों की क्या स्थिति थी जिस समय ये बिल कंस्टिट्यूट की गई। देखो उदाहरण दे रखा है हिंदी में। प्रश्न ये है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज एक ही वसीयत है। तो आप कहते हैं तो बिल की तारीख पर का की संपत्ति की अवस्था और उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत होगी कि उस समय संपत्ति उसके पास थी भी और उसके परिवार की स्थिति क्या थी। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रिलीवेंट फैक्ट होंगी किसी दस्तावेज को बिल के रूप में प्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से इसके ये सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और जानेंगे। जैसे मैं इसमें ई बताता हूँ आपको, ई क्या है। ए एक्यूज ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी who who see who is seen to give its A's wife. B said that he delivered it. A said, "You are so hide this." B's statement is relevant and explanatory of fact, which is the part of the transaction. ये क्या है, चोरी का अभियुक्त है। इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी, उसने क्या चुराई हुई वस्तु किसको देता है, बी को देता है। हु इज सी टू गिव इट्स इज वाइफ, ए की पत्नी को देता। और बी सीज दैट ही डिलीवर इट, जो उसने दी, इसे यू आर सो हाइड, इसको क्या है, छुपा देना। तो छुपाने वाली बात, बीज स्टेटमेंट इज रिलीवेंट एंड एक्सप्लेनेटरी ऑफ फैक्ट विच इज पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। और इस संव्यवहार का भाग है, यह संव्यवहार में जो बातें कही गई हैं वो क्या होंगी, रिलीवेंट होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमने धारा 7 के बारे में जाना। और नाउ अगली जो हमारी चर्चा होगी वो धारा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के बारे में होगी। तो इस तरीके से हमने 7 धाराएं इस डिस्कशन में और 4 से 14 तक अपने लोगों को डिस्कस करना है कि फैक्ट क्लोजली कनेक्टेड के बारे में। तो अगले जो हमारा जो चर्चा होगी वो धारा 8 से लेके 14 तक की होगी। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ कि ये चर्चा आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोग भारतीय साक्षरता नियम को बहुत ही बेयर एक्ट के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेरी की सूचना दे सकते हैं। यथासंभव आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।